हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हैं। एंड वीडियो में इस नई साल में आप मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, सो हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आपका नया साल काफी अच्छा जा रहा होगा। एंड ये वीडियो जो है, इसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मनु पांडे का एक्सपीरियंस, पूरा उनकी जर्नी में शेयर करने वाली हूँ। इसमें जब मैंने उनका मॉक इंटरव्यू कंडक्ट किया था, उस वक्त ही मुझे ऐसा फीलिंग थी कि इस बार आपका सिलेक्शन हो रहा है। फर्स्ट अटेम्प्ट था उनका, उन्होंने अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ी, वो डिसीजन लिया और उसके बाद ये प्रिपरेशन जर्नी शुरू की। एंड पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने आईबीपीएस पीओ का मेंस, एसबीआई पीओ का मेंस एंड अब फाइनली आरआरबी पीओ में फाइनल सिलेक्शन ले लिया है। तो आप उनकी पूरी जर्नी देखिए, बहुत इंस्पायरिंग एंड बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड जर्नी है। मुझे लगता है कि अगर आप लोग ये देखेंगे, जितने भी लोग चाहें तो वो बैंकिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी करना चाहते हैं, या फिर जो लोग इंटरव्यूज आगे फेस करने वाले हैं, बीट एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ, आप सभी को एक काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी, एक एज मिलेगी। एंड उनका पूरा जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक और वीडियो में, जिससे कि आप लोगों को पता चले कि क्या डूज होते हैं, क्या डोंट्स होते हैं। ये वाली जर्नी आप इनकी देखिए एंड आई होप कि आप लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड मैं आपको मिलूंगी और अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। आप ये वीडियो पूरी एंड तक देखिए और अगर आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। चलो, अब आप ये वीडियो देखिए। Hi Manu, हाँ, congratulations and welcome back to the channel. थैंक यू सो मच मैम। So कैसी है आपकी फीलिंग? फर्स्ट आई थिंक ये फर्स्ट सिलेक्शन है आपका किसी हाँ गवर्नमेंट जी। जॉब में, बैंक के जॉब। हाँ, तो हाँ मैम। कैसी फीलिंग है आप? मैम फीलिंग तो बहुत स्पेशल है क्योंकि इस चीज को एंटिसिपेट करा था मैंने कि मेरे को यही चाहिए। आरआरबी पीओ मतलब ऐसा था कि शुरू से टारगेट करके चल रहा था मतलब तो और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मिल गया सिलेक्शन, तो बहुत खुश हूँ। ओवरऑल तो यही है अरे फीलिंग वाह, अभी। तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो आप मुझे बताओ कि लाइक ऑब्वियसली क्योंकि आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट है ये फीलिंग और इतनी स्पेशल है, फैमिली के लिए भी उतनी ही स्पेशल होगी, तो उनका क्या रिएक्शन है? मैम एज आई सेड, मतलब मैंने पहले इंटरव्यू में बताया था, मॉक इंटरव्यू में, कि मतलब सिंगल चाइल्ड वाला सीन है मेरी फैमिली में। तो मैंने 2 साल कॉर्पोरेट में काम करा, फिर गुड़गांव गया। तो वो फैमिली का स्ट्रगल भी रहा। मतलब तो मतलब मैंने वहां से रिजाइन करा इस जॉब के लिए, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर हम्म। लिया। तो मतलब घर वाले भी काफी खुश थे कि अब हमारा बेटा पास में आ जाएगा, इनफैक्ट होम स्टेट में तो आ ही जाएगा एटलीस्ट। तो वो लोग भी काफी खुश एटलीस्ट थे। ये। हाँ। और ये जिन लोगों को होम स्टेट में नौकरी चाहिए और बैंक में जॉब करनी है, उनके लिए आरआरबी बहुत एक अच्छा ऑप्शन है, बहुत बेस्ट ऑप्शन है। हाँ। और आप मुझे बता रहे थे कुछ कि वो फीलिंग आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, वो हाँ कैसे एक्सप्रेस कर रहे थे आप? मैम, वो फीलिंग ऐसी है कि मतलब एक क्रिकेट के मैच में सिक्सेस तो काफी लगते हैं, लेकिन अगर कोई बैट्समैन बोल के छक्का मारे कि मैं इस बॉल पे छक्का मारूंगा, वैसी वाली फीलिंग, हाँ। और छक्का लग भी जाता है, तो वो फीलिंग जो होती है ना मैम, वैसा फील हो रहा था मुझे रिजल्ट के दिन। अरे क्योंकि वाह वाह वाह। क्योंकि जब मैं गुड़गांव में था ना, तो मतलब मेरी मॉम से बात होती थी, काफी क्लोज हूँ बीइंग अ सिंगल चाइल्ड। तो शी यूज टू से कि मतलब आई आई हैव स्टार्टेड लूजिंग होप कि मेरा बेटा मेरे पास आ पाएगा कभी। तो मैं उनको बोलता था कि डोंट वरी, मैं कुछ ऐसा अरेंजमेंट करूंगा कि आई कम क्लोज टू यू, इनफैक्ट आई ट्राई टू कम। मतलब मैं होम स्टेट में आने का ट्राई करूंगा, होम टाउन में आने का ट्राई करूंगा। और मैम मैंने वो करके राइट। दिखा दिया उनको, जैसे भी करके अरेंजमेंट करके, कौन सी फील्ड में आना है, बैंक में आना है, कौन सा एग्जाम टारगेट करना है। तो बहुत स्पेशल फीलिंग थी मैम कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर लिया उसको। अरे वाह, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपको, आपकी पूरी फैमिली को। तो थैंक यू अब मैम। क्योंकि बहुत से लोगों, जैसे आपने बोला कि आपका टारगेट ये था, बहुत सारे लोगों का टारगेट आरआरबी पीओ होता है, रीजन बीइंग वही कि अपने घर के पास रहने का मौका मिलेगा और गवर्नमेंट जॉब है। अब पूरी आपकी जर्नी के बारे में बात करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम, क्योंकि आपने जैसे मॉक इंटरव्यू में भी हमने बात की, जो आपने बताया था कि आपने कॉर्पोरेट में काम किया है। आज आपकी स्ट्रगल जानेंगे कि आपने कहाँ से शुरू किया, फिर आपने क्या चीजें की, आपकी पूरी जर्नी के बारे में जानते हैं। तो बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। आपने कहाँ से पढ़ाई की, कैसे, फिर आपने कौन सी स्ट्रीम्स यूज की, फिर कहाँ कैसे आप आए, तो आप वहां से शुरू करिए थोड़ा। जी मैम बिल्कुल। मैम जैसे मैंने भी बताया, सब कुछ स्टार्ट हुआ था उस फोन कॉल से, व्हेन माय मम सेड कि डिस्टेंस इज, मतलब उससे प्रॉब्लम हो रही है डिस्टेंस से। तो फिर मैंने मैम क्या करा कि बैंक, मतलब पहले एक्सप्लोर करे ऑप्शंस कि मैं मतलब क्या क्या ट्राई कर सकता हूँ। फिर मैंने जॉब के साथ धीरे धीरे 1 घंटा फिर 2 घंटा ऐसे मैनेज करना स्टार्ट करा। तो मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, सुबह जल्दी उठ जाता था 5 बजे, करता था जैसे तैसे उल्टा सीधा 2-3 घंटे मैनेज करे। ऐसे कर करके मैम मैंने 8-10 दिन तो ट्राई करा, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ कुछ बहुत ही बुरे इवेंट्स हो गए मेरे साथ, जिनको हम्म। मैं मैनेज करते रहा, लाइक फ्लैट्स चेंज करना बाहर, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स एंड ऑल, ये सब मैं करते रहा। वो स्ट्रगल चला। तो बेसिकली मैं पढ़ाई तो कर ही नहीं पाया।
और फिर मैंने सोचा कि एसबीआई पीओ का प्री भर के तो देखते ही हैं, भले ही प्रिपरेशन नहीं है, नेक्स्ट ईयर के लिए आइडिया हो जाएगा। फिर हाँ। मैम ये सब करा। उसके बाद कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई कि हम लोग का ट्रांसफर हो गया बैंगलोर ऑफिस। बैंगलोर तो काफी दूर है यहाँ से। तो दिल्ली से तो फिर भी मैं मैनेज कर रहा था, घर पे आना हर 2-3 वीकेंड्स में आ जाता था। तो फिर मैम मैंने और मेरी फैमिली ने डिसाइड करा कि दिस इज द राइट टाइम। और कॉर्पोरेट में आए हुए 2 साल हुए हैं, अगर मैं वापस से पढ़ाई पे स्विच करना चाहूंगा तो अभी, ऑल्दो इट विल बी डिफिकल्ट, बट आज के 1 और 2 साल बाद और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो दिस इज द राइट राइट। टाइम। फिर मैम मैंने लाइब्रेरी ढूंढना स्टार्ट करा। मैं लाइब्रेरी जानता ही नहीं था कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट भी होता है कि जहाँ बच्चे जाके पढ़ते हैं। तो हम्म। मैंने लाइब्रेरी ढूंढी एरिया में, मैंने जाके 12 घंटे स्टार्ट करा। और मैम मैंने पहले दिन ही कमिट करा था, आई एम नॉट लाइंग। मैंने पहले दिन कमिट करा था, जब तक सिलेक्शन नहीं होगा मैं 12 घंटे से कम नहीं पढ़ूंगा, ना कोई छुट्टी लूंगा और ना कोई ब्रेक लूंगा, मतलब बहुत तगड़े वाली मेहनत करूंगा। और मैम एक बात और बताऊंगा, ये जो आरबीआई असिस्टेंट वाला डिसीजन था, उसने मैम इतनी हेल्प करी मेरी, क्योंकि इट इज अ, एज यू ऑल नो, आरबीआई इज अ वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बहुत लिमिटेड सीट्स एग्जाम। होती है इनफैक्ट हमारे भोपाल सर्कल में। तो मैम उसने इतना मोटिवेशन दे दिया कि इतना हार्डवर्क कराया मेरे से कि आरआरबी का टाइम आते आते आई वाज लाइक इन अ वेरी गुड स्टेज कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ। यस। राइट। तो ऐसे एंड करके मैंने जितना आपने वो पूरे 1 साल में मेहनत की है, मुझे लगता है कि अगर इतने डेडिकेशन के साथ कोई भी 5 से 6 7 महीने अगर कर ले उस डेडिकेशन से, तो हो ही नहीं सकता कि आपका एग्जामिनेशन जो है वो ना निकले, कोई ना कोई एग्जाम। इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास इन बैंकिंग एंड एसएससी कि आप कोई ना कोई एग्जाम तो एक बार निकाल के ले ही जाओगे, अगर ये डेडिकेशन आप बना के रख सकते हो। एंड ये डेडिकेशन बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि स्टूडेंट्स आज जिस चीज से गुजर रहे हैं वो है कि वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, वो कहीं ना कहीं मोटिवेशन लूज कर देते हैं कुछ पॉइंट पर, 1 महीने 2 महीने या कोई एग्जामिनेशन नहीं निकला फॉर एग्जाम्पल, तो उसके बाद पढ़ने का मन नहीं करता है। तो वही आपसे सीखेंगे कि सबसे पहली बात तो इतना बड़ा डिसीजन लेना कि आप अपनी 2 साल की जो पूरी एक्सपीरियंस है उसको, वर्क एक्स को आप एकदम से छोड़ के आप एक ऐसे फील्ड पे शिफ्ट कर रहे हो जहां पर इतनी अनसर्टेनिटी है, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आपको भी पता है। तो इतनी अनसर्टेनिटी है कि आप बहुत बेस्ट हो सकते हो फिर भी आपका सिलेक्शन ना हो फॉर सम रीजंस। तो वो आपने वो चीज शुरू की, और उसके बाद आपने पढ़ना कैसे कैसे शुरू किया? जैसे आपने लाइब्रेरी जब ज्वाइन की तो आपका इनिशियल क्या था, आपने किस तरह से पढ़ाई शुरू की? मैम मैं कहना चाहूंगा कि आपके पास कितना टाइम है प्रिपेयर करने के लिए, उस पर डिपेंड करती हैं चीजें। जैसे मेरे को एकदम आइडियल टाइम मिल गया था, 1 जनवरी से मैंने स्टार्ट करा। तो मेरे को आइडिया था कि बैंकिंग का सीजन होता है सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। तो मैम मैंने डिसाइड करा हम्म। था कि मैं सारे रिसोर्सेज ट्राई करूंगा, सब कुछ कंप्लीट करूंगा। मेरे पास अगर मैं डेली 12 घंटे दे रहा हूँ ना, तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कुछ नहीं छोड़ूंगा। तो मैम सबसे पहले मैंने क्या करा कि जो अड्डा 24/7 की एस की बुक्स आती ना, हार्ड कॉपीज, फील लेने के लिए हम्म। मेरे पास ई बुक्स थी लैपटॉप में, बट मैंने कहा नहीं, जब तक वो पेंसिल से टिक नहीं लगेंगे ना सारी क्वेश्चंस में, तब तक मजा नहीं आएगा। तो मैम आप बिलीव हम्म। नहीं करोगे, मैंने टारगेट बनाया था कि 1 महीने में क्वांट की एस, वो बुक आती है रीजनिंग की एस, और एक पजल्स की और सीटिंग अरेंजमेंट की बुक आती है, मैंने टारगेट करा था कि 1 महीने में फिनिश कर दूंगा। मैम मैंने 28 डेज में पूरी बुक्स खत्म कर दी थी, पेंसिल टिक लगा लगा के सारे क्वेश्चंस, मतलब प्रीलिम्स और मेंस और सारे लेवल्स। सिर्फ मैं भिड़ गया था कि क्वांट और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करूंगा, जीए वगैरह तो फिर उसके बाद स्टार्ट करूंगा। तो मैम सबसे पहले मैंने बुक्स करी सॉल्व सारी। फिर मैंने स्टार्ट करा ऑनलाइन पढ़ना। और जितनी टेस्ट सीरीज होती थी मैम, मैंने 3 परचेज करी थी इनिशियली। एक तो स्मार्ट कीड़ा, उसके बाद गाइडली और टेक्स्ट बुक। तो ओके। वैरायटी हो गई। और मैम जो प्रैक्टिस मॉक, अड्डा 24/7, ऑलिव बोर्ड, और एक दो जो और हैं उनके फ्री मॉक्स और लाइव हाँ। मॉक्स जो होते थे, वो बाकी की जिनकी मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था उनके सारे मॉक्स करता था। मैम मैं मतलब मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड इंसान हूँ। मैं क्या करता हूँ कि पहले चीजें सेट कर लेता हूँ कि मेरे को कब क्या करना है, आगे का प्लान सेट कर लेता हूँ। तो टॉपिक वाइज, फिर उसके बाद मैम सब्जेक्ट वाइज, ऐसे कर करके प्लान कर करके मैंने मतलब पीसेस में सिलेबस कंप्लीट करा। तो मैम बैंकिंग का सिलेबस ऐसा है कि अगर आप वर्किंग नहीं हो तो आप हम्म। आराम से 2 महीने के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। और मैम टाइम की राइट। वैल्यू मुझे जॉब के बाद रियलाइज हुई, क्योंकि तब मैं एक एक दो दो घंटे निकाल के पढ़ता था, फिर मेरे को पूरा दिन मिल गया कि 24 घंटे हैं मेरे पास पढ़ने। उसको मैंने फिर यूज कर लिया बढ़िया तरीके से, और सिलेबस निपटाया सबसे पहले 2 महीने में, ऐसे करके। अच्छा, तो सिलेबस आपने कैसे टारगेट किया? जैसे रीजनिंग है फॉर एग्जांपल, तो आपने पहले यूट्यूब से पढ़ना शुरू किया, या जैसे आपने बताया कि बुक्स ली और फिर मैंने बुक से ही पढ़ना शुरू किया? मैम जैसे कुछ कुछ अब सिंस मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होने होने की वजह से हम्म। मैथ्स में तो बहुत ज्यादा लेक्चर्स की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ थोड़ा थोड़ा जैसे कहीं पे
जरूरत पड़ती थी कि इसको मैं जल्दी कैसे कर सकता हूँ। तो मैम मैंने लेक्चर्स पे बहुत राइट। ज्यादा टाइम नहीं लगाया, प्रैक्टिस पे टाइम लगाया बहुत ज्यादा। और रही बात रीजनिंग की, तो मैम अंकुश लांबा सर हैं, उनकी पजल्स और हम्म। सिटिंग अरेंजमेंट के मैंने यूट्यूब पे लेक्चर्स देखे। वही वो जो टाइप्स है ना मैम, ट्रेडिशनल टाइप्स, उनको देख लिया कैसे सॉल्व करते हैं। फिर मैम इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इतना प्रैक्टिस कर करके इट्स ऑल कर अबाउट करके राइट। खुद खुद से ही मैंने तरकीबें बना ली कि मेरे को कैसे करना है। मेथड ये है, बट मैं कैसे करूंगा। ऐसे कर करके मैम 6 7 8 मिनट भी लगते थे शुरू में तो प्रीलिम्स की पजल में, और वो मैंने मैम बिल्कुल। छोटा कर करके 2 मिनट लेके आ गया, इतनी इतनी प्रैक्टिस करके। एंड हाँ। क्वांट में जैसे आपने बताया कि आपको इतनी जरूरत ही नहीं पड़ी बिकॉज यू बीइंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट, लेकिन बहुत इंजीनियरिंग स्टूडेंट होने के बाद भी हम वहां पर वो शॉर्ट ट्रिक्स नहीं देखते हैं। हमें हाँ। पूरे उस वाले मेथड से सॉल्व करना था जो ट्रेडिशनल मेथड होता है हमारा, लेकिन एग्जामिनेशन में हमारे पास उतना टाइम नहीं है तो हम शॉर्ट मेथड के पीछे जाते हैं। तो आपने वो शॉर्ट मेथड्स कहीं से सीखे या खुद ही बनाए फिर कि ये शॉर्ट मेथड ऐसे रहेंगे, या सीखे ही नहीं, अरिथमेटिक पे ध्यान दिया कि नहीं? क्योंकि क्वांट में बहुत स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो आप क्वांट के बारे में बताओ कि आपने वो कैसे टैकल किया। मैम मैंने सोचा था कि पहले मैं सॉल्व बैंकिंग का, मैम मेरे हिसाब से ऐसे ही करना चाहिए मैथ्स। पहले आप खुद सॉल्व करके देखो सारे टॉपिक्स, अरिथमेटिक हो चाहे डीआई हो चाहे स्पीड वाले क्वेश्चंस हो, अप्रोक्सीमेशन वाले, उनको आप हम्म। सॉल्व करो। फिर आप एनालाइज करो कि मुझे कहाँ पे ज्यादा टाइम लग रहा है, कहाँ पे कम टाइम लग रहा है। जहां ज्यादा टाइम लग रहा है उसका मैम 1 या 2 लेक्चर्स देखो, इट विल बी सॉर्टेड, अगर आपकी मैथ्स थोड़ी सी भी साउंड है पहले से। तो मैम हाँ जी। पूरा पढ़ने में आई थिंक मेरे हिसाब से उतना टाइम नहीं लगाना चाहिए। बाकी आशीष अरोड़ा सर हैं, उनसे मैम मैंने उनकी अन अकेडमी की प्लेलिस्ट एक पूरी देख डाली थी, मतलब जिन जिन टॉपिक्स में मेरे को प्रॉब्लम्स आती थी। वो हाँ मैम जी। जैसे डीआई हो गई, कि आपको बार ग्राफ डीआई है तो लेट से 25 से लेके 30 तक डिविजन है, 5 डिविजन हो गए, कई बार 4 भी आते हैं। शुरू शुरू में मेरे को प्रॉब्लम्स आती हाँ। थी वो बार देखने में। तो ये छोटी छोटी जो हम्म। बारीकियां हैं, ये तो टीचर से ही सीखने मिलती हैं, ये आप कितना भी पहले से कर लो तो वो आप खुद से नहीं ला सकते। तो हाँ। चलो ये तो हो गई रीजनिंग की और क्वांट की बात, अब आप आते हैं कि आपने करंट अफेयर कैसे किया। जैसे फैकल्टीज के बारे में बात करें तो मैम मैंने सबसे पहले आशीष गौतम सर के वीडियोस देखना स्टार्ट करा। देन मैंने आरआरबीपीओ मेंस के बाद कपिल काठपाल सर के वीडियोस देखना स्टार्ट करा। देन फिर मैम मैं उस पे अफेयर्स क्लाउड के जो डेली वीडियोस आते हैं उस पे स्विच करा हाँ उस पे। अल्टीमेटली। हम्म। और मैम पीडीएफ्स की बात करें तो अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ्स को ही मैं करता था, और जो आशीष गौतम सर की डेली पीडीएफ होती थी, सुबह वीडियो देखता था, शाम को पीडीएफ पढ़ता था, ऐसे रिवाइज करता था, और संडेज को वो सारी वीडियोस और सारे पीडीएफ्स देख लेता था। फिर मैम हम्म। आरआरबी पीओ के बाद मैंने सोचा थोड़ा सा अप्रोच चेंज करता हूँ। मेरे को ये समझ में नहीं आया कि जीए में मार्क्स कम ही आते हैं, सबके कम आते हैं। मैं कंपेयर हम्म। करता था बाकी सेक्शन से कि मेरे को जीए में और मार्क्स चाहिए। तो मैम मैंने फिर अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ फॉलो करना स्टार्ट करा। देन 3 4 महीने वो करने के बाद मैम ये रियलाइज हुआ कि लास्ट ईयर तक तो अफेयर्स क्लाउड से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे कि मतलब आ जाते थे। बट इस साल के क्वेश्चंस का मैम ये पैटर्न रहा है कि स्मार्ट कीड़ा मॉक ड्रिल है, उससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। बट मैम अगेन वो हम्म। डिलेमा कि मैंने अभी तक इतने सारे पीडीएफ 6 महीने के पढ़ लिए, पूरे मंथली पीडीएफ पढ़ लिए, अब उनसे मेरी कनेक्ट भी बैठ गई है, अंडरलाइन भी करा है मैंने, अब इसको मैं कैसे मतलब चेंज कर लूं। बट मैम मैंने हम्म। एंड में जब सारे आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ ये सब होने के बाद मैंने कहा मेरे को बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा, बिकॉज आरबीआई असिस्टेंट इज हेयर। तो हम्म। मैम फिर मैंने फाइनली लास्ट के 15 20 दिन में स्मार्ट कीड़ा पे स्विच करा, और फाइनली इट वर्क फॉर मी। क्योंकि मैम उसकी जो अप्रोच थी ना, मतलब करंट अफेयर्स की, वो मेरे लिए काम कर गई। हाँ। बिकॉज आप ऐसे सिर्फ पीडीएफ से पढ़ते जाएंगे तो काफी लेबोरियस टास्क हो जाएगा, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, हम्म। और आप ये चीज नहीं पकड़ पाएंगे कि इस न्यूज में इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। और मैम राइट। हम्म। आप बिलीव नहीं करोगे, एनएचबी असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम और आरबीआई असिस्टेंट मेंस का एग्जाम, ये दोनों दिए मैंने। इनमें मैम स्मार्ट कीड़ा की मॉक ड्रिल वाले एग्जैक्ट क्वेश्चंस मेरे को मिले 3 4 एग्जैक्ट क्वेश्चंस, वही फ्रेमिंग, वही सब कुछ। आई एम नॉट प्रोमोटिंग एनीथिंग, बट आई एम आई टेलिंग यू नो। द ऑनेस्ट। हाँ मैम। तो राइट। स्मार्ट कीड़ा मेरे हिसाब से काम करेगी चलो इसमें। उसके बाद अब आते हैं कि एक करंट अफेयर का एक सेक्शन तो हमने कवर कर लिया, कंप्यूटर एक सेक्शन रह गया, एंड आपने मेंस के लिए क्या सोर्सेज फॉलो किए थे, एंड आपने सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो होती है कि ये जानना चाहते हैं स्टूडेंट्स की जो मॉक टेस्ट हैं वो कितने जरूरी हैं। जैसे आपने तो बताया कि आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट लिए थे एंड सब आपने दिए, आपकी अप्रोच क्या होती थी इसके बारे में बात करेंगे, कि आपने कंप्यूटर कहाँ से अप्रोच किया, एक वो वाली बात करते हैं। ओके मैम। मैम मॉक टेस्ट से स्टार्ट करते हैं। मॉक टेस्ट तो मैम जैसे बैंकिंग एग्जाम्स में, एज वी ऑल नो, बहुत ज्यादा रिपीटेटिव रिपीटेटिव चीज है।
तो उसमें मैम हम्म। सबसे बड़ा चैलेंज होता है इंटरेस्ट डेवलप करके रखना कंटिन्यूअसली, क्योंकि आप एक बार वो कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे ना तो आपको फिर अब उसको दोबारा पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं करेगा, मन नहीं करेगा आपको। तो मैम उसकी मैंने फिर एक अप्रोच हम्म। निकाली। मैंने मैम कॉर्पोरेट में ये गूगल शीट्स वगैरह से कंफर्टेबल हो गया था। और बीइंग एन ऑर्गेनाइज पर्सन, मैंने मैंने दिमाग लगाया कि रिपीटेटिव चीज को इंटरेस्टिंग बनाने का तरीका है माइलस्टोन्स। और हम्म। मैम आरबीआई असिस्टेंट को टारगेट करके मैंने अपनी ड्रॉप लिया था जॉब से। तो मैम मैंने शीट्स बनाना स्टार्ट करी। आज मैम 550 प्लस शीट्स होंगी उस एक डॉक में। उसमें मैम सारे हम्म। मॉक्स हैं, प्रीलिम्स, मेंस और छोटे सेक्शनल मॉक्स। और मैम आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं आरबीआई असिस्टेंट का प्रीलिम्स देने जा रहा था, 130 वाली शिफ्ट राइट। थी जहां तक मुझे याद है, तो मैम सुबह मैंने 123rd मॉक लगाया था आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स का। तो उससे मैम ऐसा होता है ना, बैंकिंग एग्जाम्स में बच्चे खो जाते हैं प्रैक्टिस कर करके, उनको पता नहीं रहता कि मैंने आज तक कितने मॉक्स लगा लिए, कितनी प्रैक्टिस कर ली। बस उनको ये अंदाजा रहता है कि यार बहुत मेहनत कर ली, और फिर वो होप छोड़ देने लग जाते हैं। बट मैम मेरे को वो राइट। नंबर दिखता था ना कि अभी मैंने हाफ सेंचुरी लगा दी मॉक्स की, आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स की, फिर मैंने सेंचुरी क्रॉस कर ली। तो उससे मैम काफी कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। और इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। अगर आप एग्जाम में कॉन्फिडेंस लेके जा रहे हो तो आपके 2 4 5 नंबर आगे होंगे ही। राइट। एंड बहुत बार ऐसा होता है ना कि आपने कोई मॉक दिया ना, काफी पॉजिटिविटी के साथ बैठे हो, लेकिन एक दिन ऐसा गया कि आपके मॉक में मार्क नहीं अच्छा है, कोई भी रीजन हो सकता है, डिफिकल्ट था या उस दिन आपका दिन नहीं है, तो वो जो एक नेगेटिविटी आती है या वो एक आता है ना कि डीमोटिवेशन आ जाता है, उसके बाद अगले दिन मॉक देने का मन नहीं करता। या आई नो कि सब स्टूडेंट्स के साथ होता है ये चीज, कि फिर अगले दिन वो हिम्मत ही नहीं होती कि इस बार देंगे, क्या पता इस बार भी गंदे मार्क्स आए। तो उसको कैसे टैकल करते थे आप? मैम उसको मैं टैकल करता था एनालिसिस से। जितना गंदा मॉक उतनी ग्रैनुलर एनालिसिस। जैसे मेरा हम्म। बहुत बहुत गंदे मार्क्स हो गए तो मैम फिर मैं देखता था एक एक क्वेश्चंस में। और बैंकिंग एग्जाम्स में सेकंड्स में होती है चीजें डील। अगर आपने राइट। 25 की जगह 35 सेकंड्स लगा दिए सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में, तो देन हम्म। यू आर मतलब आप एक क्वेश्चन से हाथ धो रहे हैं, वो आप नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट में आपको पे करना पड़ेगा। तो मैम एनालिसिस बिल्कुल। करता था। और क्वेश्चन देख के आपको डिप्रेस नहीं होना है कि मतलब कि मेरा आज मॉक अच्छा नहीं हुआ। उसको मैम देख लेता था कि अगर जेन्युइनली टफ है मॉक तो कोई बात नहीं, वो उसी के लिए बना है। अदरवाइज फिर मैं देखता था कि मेरे एरियाज का वीक कहाँ है। मैम शुरू शुरू में ये प्रॉब्लम आती थी। कोई भी मतलब 99 परसेंटाइल से स्टार्ट नहीं करता मैम, मेरे भी 60 70 आते थे शुरू के 5 6 मॉक में। फिर मैंने देखा पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी में चेंज करता रहता था। और मैम बैंकिंग में तो राइट। एज वी ऑल नो एक्सपेरिमेंट है सब कुछ, आप नई चीजें ट्राई करते रहोगे तो आप इम्प्रूव हम्म। करते रहोगे। तो आपका क्या अप्रोच होता था कि आप पूरा सबमिट करके उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना शुरू करते थे, सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, या पूरी 2 घंटे की सिटिंग देके? और आरआरबी में तो ये भी होता है कि आपको खुद ही अपना टाइम भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपको खुद ही देखना है कि आप कितना टाइम किस सेक्शन को देना चाहते हो। तो आपकी क्या अप्रोच थी मेंस को लेकर? मैम जो आपने लास्ट में पॉइंट मेंशन करा कि कंपोजिट टाइमिंग वाला, मैम उसी को हम्म। मैंने मोटिवेशन बनाया कि एक सिटिंग में मुझे मॉक देना है, बिकॉज मेरे को वो आर्ट सीखना है कि टाइम डिवीजन कैसे करना है। अगर सेक्शनल टाइमिंग होती तब तो मैं आराम से दे सकता था पॉज करके, या एक सेक्शन दे दिया। बट आरआरबी में चूंकि मेरे को खुद डिसाइड करना है तो मैम फुल सिटिंग देता हम्म। था। और मैम उसका मोटिवेशन पहले से तैयार कर लेता था, फुल सिटिंग में बैठने का ऐसे कर लेता था कि लेट से रीजनिंग खुल गया, पहले मैथ्स खुल गया, उनको मैं एक सिटिंग में निपटा दूंगा। देन अगर मुझे हम्म। जीए आ गया तो कंप्यूटर आ गया, तो मैम थोड़ा सा माइंड आपका ना रिलैक्स हो जाता है। वो 2 घंटे कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता, और उसको आप पता नहीं मेंस की चलता। तरह ना लेके दो प्रीलिम्स की तरह ले सकते हैं, 2 घंटे वाले पेपर को। राइट। एंड आई थिंक आरआरबी के मेंस के मॉक से ना बहुत जरूरी है, एक तो आपको कंपोजिट टाइमिंग का पता चल जाता है, और आपको सिटिंग भी प्रॉपर समझ में रहती है कि हाँ इतनी देर में मुझे इस सेक्शन को इतना करना है, ये करना है, ये करना है। तो बाकी अगर आप दूसरे एग्जाम्स में नहीं दे रहे हो मॉक, एटलीस्ट आपको आरआरबी में तो देना ही चाहिए। मैं भी यही हाँ मानती हूँ। जी जी। मैम। कंप्यूटर की अप्रोच जो लकीली मेरे को बिल्कुल पिन पॉइंटेड अप्रोच मिल गई थी। मैं जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा यही कहना है कि आप कुछ मत दिमाग लगाओ। बच्चे ना मैम क्या करते हैं कि रिसोर्सेज इकट्ठे करने में और फिर क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इसमें टाइम वेस्ट करते हैं। तो आप सीधा ये अप्रोच रख लो कंप्यूटर में कि सचिन अरोड़ा सर का एक यूट्यूब पे चैनल है, उनकी हम्म। प्लेलिस्ट है मैम। तो उसमें उन्होंने A to Z सारा कंप्लीट करा है, उस प्लेलिस्ट को आप देख लो। साथ में आपको क्या करना है कि ऑलिव बोर्ड की एक पीडीएफ आती है 54 पेजेस की, उसका प्रिंट आउट निकलवा लो स्पाइरल बाइंडिंग हम्म। में, ताकि आप उसमें नोट्स बना सको। सचिन अरोड़ा सर का आप टॉपिक वाइज देखेंगे तो मैम क्या करना है कि जो पॉइंट सर ने मतलब एक्स्ट्रा आपको लग रहा है कि वो पीडीएफ में नहीं है, तो वो आप उस पीडीएफ में नोट कर लो हम्म। पेन से। और ऐसे कर करके वो पूरी प्लेलिस्ट आप एक बार देख लो, फिर उस पीडीएफ की एक बार रीडिंग लगा लो।
दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट आपका फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए। उसके बाद मैम जो मॉक्स होते हैं वही आपकी प्रैक्टिस करा देते हैं, रिवीजन करा देते हैं, तो कंप्यूटर के लिए दिस इज सफिशिएंट आई थिंक। ये जो इन्होंने बोला है प्लेलिस्ट, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप लोग मतलब ये एक बेस्ट चीज आई थिंक जितने भी लोगों ने, जैसे मैं बताती हूँ आपको कुछ, और जैसे मनु ने बताया, आप लोग ये चीज कर सकते हो कि वन स्टॉप सोल्यूशन बहुत सारी चीजों के पीछे भाग के ये भी ले लेते हैं, ये बुक पढ़ लेते हैं या ये प्लेलिस्ट देख लेते हैं। एक चीज को इतनी बार आप पढ़ लो, उस चीज को इतनी बार रिवाइज कर लो, उसके बाद सिर्फ अपने जो क्वेश्चंस हैं वो लगाओ, उतना सफिशियंट रहेगा। क्योंकि आपको नंबर भी एक्चुअली उसमें उतने ही लाने हैं, उसका वेटेज भी उतना है कि आपको उतना ही टाइम देना है उसमें। चलिए ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट मैम।